हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार, अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और वीडियो मार्केटर। आज मैं आपके लिए एक नई बायोग्राफी लेकर आया हूँ। जब 7 साल की उम्र के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था, परंतु बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। पालन पोषण दादी द्वारा किया गया था। शादी नहीं हो पाई, जिंदगी भर शादी नहीं की, फॉरेन कंट्री में आजीविका के लिए काम किया। आज आप इस बायोग्राफी से इंस्पायर्ड हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे सर रतन टाटा के बारे में, जिनकी वजह से टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा बना। जानेंगे उन सक्सेस प्रिंसिपल और उनकी निजी जिंदगी के अनसुने किस्से, और एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में कि सर रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे में अमीर और प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था। वह सोनू और नवल टाटा जी के बेटे हैं। रतन टाटा का बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी था। जब वह केवल 7 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई जी ने किया। रतन टाटा जी को अपनी दादी से बहुत लगाव था। रतन टाटा जी ने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन बॉम्बे कैंपेन स्कूल से की। 15 ईयर्स की एज में उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में भेजा गया। उन्होंने 1962 में कैमिल यूनिवर्सिटी यूएसए से आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उन्होंने हार्वर्ड स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी कोर्स किया। 1962 में भारत वापस आने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में एंटर किया। उस समय जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने टाटा स्टील में काम करने के लिए रतन टाटा को जमशेदपुर भेजा ताकि वे टाटा स्टील में काम की बारीकियों को ठीक से समझ सकें। वहां उन्होंने बाकी कर्मचारियों की तरह ही नीली वर्दी पहनकर काम किया। इसमें फावड़ियों से चूने के पत्थरों को हटाने से लेकर धधकने वाली भट्टियों से जुड़े सभी काम शामिल थे। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नेल्को का कामकाज दिया गया। नेल्को उस समय इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से गुजर रही थी। किसी को उसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टाटा कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए रतन टाटा चेयरमैन जेआरडी टाटा को कंपनी में और अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करने में सफल रहे, जबकि जेआरडी टाटा इसमें अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। यह वह समय था जब देश लाइसेंस और परमिट के अंडर था। परिणाम स्वरूप उन्हें अपना काम करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों ने उन्हें एक नया विजन दिया। दिसंबर 1988 में उन्हें टेल्को का चेयरमैन बनाया गया। 1993 में पिता जेआरडी टाटा की मृत्यु के बाद उन्होंने चेयरमैन के रूप में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था और रिटायर हो गए थे। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप की 104 वर्षीय जर्नी को संभाला, जिसमें पहले जेआरडी टाटा ने 50 साल तक इस काम को संभाला था। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को अपनी स्ट्रेटजीज से नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वह सभी कंपनियों को एक साथ लाए, कुछ से बाहर आए और 32 नई कंपनियों को स्टार्ट किया और कुछ को एक्वायर कर टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया। धीरे धीरे टाटा होल्डिंग कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी, जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा टी। इसी बीच टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर और पहचान मिल सके। इनकी लीडरशिप के अंदर फॉरेन कंपनी का टेक ओवर किया, टेटली डावू कमर्शियल व्हीकल के लिए और कोरस ग्रुप स्टील के लिए। जैगवार लैंड रोवर, इनकी कहानी हम आगे जानेंगे। साथ ही जिन बिजनेस में अच्छे नहीं थे उनसे एग्जिट किया। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां उनकी चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए। 1990 और 2002 के बीच उनका मेन फोकस कार्स, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर्स पर था। आज 21st सेंचुरी में टाटा ग्रुप को 7 डिफरेंट एरियाज में देखा जा सकता है। टाटा स्टील एंड प्लास्टिक, टाटा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, टाटा ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एनर्जी, टाटा कंज्यूमर गुड्स, टी, कॉफ़ी, टाटा सर्विसेज, होटल, रिटेल, फाइनेंस सर्विस, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, टाटा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड टेलीकॉम ऑटोमेशन। जैसे ही रतन टाटा ने चेयरमैन के पद को संभाला, तब से उन्होंने टाटा ग्रुप में 40 से 50 गुना तक की ग्रोथ ली। टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स को 1980 तक भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता था, लेकिन 2000 और 2001 में टाटा मोटर्स के साथ एक अनहोनी हुई। रातों रात इनके प्रोडक्ट्स का मार्केट 45% तक नीचे गिर गया और कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वास्तव में 1997 से 1997 तक टाटा मोटर्स में 500 करोड़ रुपए की प्रोग्रेस हुई थी। कंपनी के इंडिका कार प्रोजेक्ट पर 1700 करोड़ रुपए खर्च होने पर बिक्री में गिरावट आई। ऐसी स्थिति में 500 करोड़ रुपए की बिक्री और नुकसान में भारी कमियां कंपनी और कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती थी। यह कर्मचारियों और ऑफिसर्स के स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। फिर उन्होंने कंपनी में जहां प्रॉब्लम थी उसे ठीक किया और 2002-2003 में कंपनी
500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर पहुंच गई, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। 1993 में रतन टाटा का सपना था, जो कि 1999 में पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड टूर किया। दरअसल वह ऐसी कार चाहते थे कि भारतीय कंडीशन के अनुकूल हो, जैन जैसी भारी डिज़ाइन, इटली फ्रांसीसी इंजन और एम्बेसडर जैसी होनी चाहिए। तो यह पूरे फोकस के साथ इस प्रोजेक्ट पर लग गए और कड़ी मेहनत की। ज़रूरत पड़ने पर सभी पॉसिबल रिसर्च की और बदलाव किए। परिणाम स्वरूप जब इंडिका 1999 में शोरूम से बाहर आई तो कंपनी में 1,15,000 बुकिंग की गई थी और सारा पैसा एडवांस में दे दिया गया था। बाद में कई सुधार किए गए और अलग अलग मॉडल जैसे इंडिका V2, इंडिगो सेडान मैन्युफैक्चर की गई। टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप और 47,000 करोड़ रुपए टैक्स देने वाली कंपनी है। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं, जिसमें टाटा स्टील, कोरस स्टील, टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा टी, टाइटन इंडस्ट्री, टाटा टेली सर्विस, ताज होटल एक्सेट्रा शामिल हैं। 1999 में टाटा इंडिका के कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की वजह से इंडिका के फेल हो जाने के कारण टाटा पैसेंजर व्हीकल कंपनी को 1999 में बेचने की आखिरी डील के लिए रतन टाटा डेट्रॉइट में थे। तब फोर्ड के हेड बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के भारत के लिए कारों को विकसित करने के सपने के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं कि अगर कार बनानी नहीं आती तो इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों थे। तब रतन टाटा ने कंपनी बेचने का ऑफर वापस ले लिया था और वहां से अपनी टीम के साथ वापस भारत के लिए उड़ान भरी और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इतनी मेहनत और बदलाव किए कि टाटा इंडिका कार में टेक्निकल डिफ़ॉल्ट को दूर करने के बाद पहली भारत में बनी हुई मैन्युफैक्चर इंडिका लॉन्च की और इस बार मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा निकला और फिर इंडिका सेकंड जनरेशन डीजल इंजन V2 में लॉन्च की, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुछ सालों बाद फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी। तब बिल फोर्ड जैगवार एंड लैंड रोवर कंपनी बेचने रतन टाटा के पास आए। तब सर रतन टाटा ने उनकी दोनों लग्जरी कार ब्रांड्स को खरीद लिया और यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। रतन टाटा ने बिल फोर्ड द्वारा किए गए अपमान का बदला उनसे सफल बनकर लिया। टाटा स्टील भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी पहला स्टील प्लांट है। पहले 2006 में टाटा मोटर्स ने ब्राज़ील के मार्को पोलो के साथ जॉइंट किया, जिसकी बसें और कोच आज वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो फुली मैन्युफैक्चर्ड बसेस भारत के अलावा और देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पिछले 50 सालों में कंपनी के ग्रोथ का मेन रीज़न जो है वह कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना और उसे संतुष्ट करना है। एक बार रतन टाटा अपनी कार में कहीं जा रहे थे और मानसून का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी रतन टाटा देखते हैं एक छोटा परिवार बाइक से जा रहे थे और कुछ दूरी पर वह बाइक पानी में स्लिप हुई तो वह परिवार बाइक से नीचे गिर गया और कुछ चोटें आई थी। तभी सर रतन टाटा ने सोचा कि ऐसे ही बहुत सारे परिवार होंगे जिन्हें एक सुरक्षित वाहन की ज़रूरत थी और जो बाइक की कीमत में ही मिल सके। तब उन्होंने एक सुरक्षित और सस्ती कार बनाने का वादा किया और जनवरी 2008 में टाटा मोटर्स ने एक किफ़ायती रेट पर कार नैनो को मिडिल क्लास फैमिली जो एक बाइक के खर्च के आसपास एक कार खरीद सके, नैनो को लॉन्च किया। यह रतन टाटा के वादे के अनुरूप था। उन्होंने अपने देशवासियों के साथ कम लागत वाली कार बनाने का वादा किया था। इसे लोगों की कार का नाम दिया गया था। यह दुनिया भर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इंस्पिरेशनल प्रयास था। नैनो एक ऐसी कार थी जो लोगों के सुरक्षित और आरामदायक सफ़र के सपने को पूरा करती है और महज 1 लाख की कीमत में 4 सीटर और यह बाइक के जितना ही पोल्यूशन करती थी और यही कारण थे कि लोगों ने इसे लखटकिया कार का नाम दिया। ताज होटल जो 116 साल पुराना 5 स्टार होटल है जो मुंबई की पहचान है। फॉरेनर्स गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज होटल बहुत फेमस है। ताजमहल होटल से समुद्र का नज़ारा दिखाई देता है। 26 नवंबर 2007 को मुंबई में आतंकियों ने हमला किया, जिसके दौरान होटल में बहुत नुकसान हुआ। होटल की छत विध्वंस भी शामिल है। हमले के दौरान होटल में 450 लोग ठहरे हुए थे। हमले के तुरंत बाद 30 नवंबर को ताज होटल के चेयरमैन रतन टाटा ने CNN के फैरिड जाकरिया के साथ हुए इंटरव्यू में बताया था कि हमले की सूचना पहले ही मिल गई थी, जिससे वहां काफ़ी सावधानी बरती गई। परंतु आतंकवादियों ने 170 लोगों की जान ले ली थी। खून से लथपथ कमरे, गलियारे, हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जले हुए ताज का बुरा हाल था। सर रतन टाटा ने 20 दिन में ही पीड़ितों की मदद की थी। साथ ही उन्होंने मेहमानों और सुरक्षा कर्मियों को याद किया जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपनी जान दे दी थी। ताज पैलेस होटल के क्षतिग्रस्त हिस्से को छोड़कर 21 दिसंबर 2007 को खोल दिया गया था, जबकि ताज होटल के प्रसिद्ध विरासत वाले खंड के पुनर्निर्माण में कुछ समय लगा। 14 अगस्त 2010 को ताजमहल
पैलेस को पुनर्निर्माण के बाद खोल दिया गया। इसके निर्माण में 40 मिलियन US का खर्च आया। बाद में आतंकवादियों में अफजल खान को सजा दी गई, जो कि पाकिस्तान से आया था। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार ने सैकड़ों हजार सुमो कार का ऑर्डर टाटा कंपनी को दिया था, परंतु सर रतन टाटा ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और कहा, टाटा सुमो मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा। नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन अपने देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। सर रतन टाटा को 2004 में ऑनररी इकोनॉमिक एडवाइजर अवार्ड, 2006 में ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस अवार्ड, 2007 में टाटा को टाटा ग्रुप से कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी अवार्ड मिला। 2008 में उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। सर रतन टाटा को 26 जनवरी 2008 को भारत की तरफ से उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100वें पावरफुल लोगों की लिस्ट में ऐड किया। देश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जमशेदजी और उनके बेटों ने जो पैसा कमाया, उन्होंने उस धन का अधिकांश लोगों के कल्याण के लिए ट्रस्टों में रख दिया, ताकि इसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जा सके। यहाँ उल्लेख उस बिजनेस फैमिली का है जिसने अपने देश के लिए तमाम संघर्षों, परेशानियों और खतरों से पैसा कमाया है और इसे विभिन्न तरीकों से देशवासियों की सेवा में खर्च करने के लिए कई ट्रस्टों का गठन और कुशलता से ऑपरेट किया है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि सर रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। उनकी ज़िंदगी में कई दफ़ा शादी के अवसर आए। जब वह अमेरिका में पढ़ाई करते थे तब उन्हें एक देवी से प्यार हो गया था, परंतु फिर उनकी दादी का उन्हें अचानक फ़ोन आया कि बेटे वापस आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब रतन टाटा 1962 में भारत वापस आ गए। उन्होंने अमेरिका में उन देवी से कहा था कि आप भारत आ जाओ, हम वहीं शादी करेंगे। तब उन देवी के माता पिता ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय भारत और इंडो चाइना का युद्ध चल रहा था और वहाँ उनके माता पिता ने उनकी शादी किसी और से कर दी थी। और यहाँ भारत में सर रतन टाटा के लिए उनकी दादी ही थी जिन्हें उनसे सबसे ज़्यादा लगाव था। जब रतन टाटा को अपनी प्रेमिका की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया था। यह बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। निजी जीवन में सर रतन टाटा बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए कंपनी के कर्मचारी भी उन्हें स्नेह और सम्मान की नज़र से देखते हैं। वह मजबूत इरादों वाले एक निडर व्यक्ति हैं। एक बार एम्प्लॉयज़ का कंपनी में मैनेजर्स से बोनस को लेकर झगड़ा हो गया था और वहाँ पर स्ट्राइक हो गई थी। तब स्वयं रतन टाटा ने उन एम्प्लॉयज़ के साथ खुद ज़मीन पर बैठकर बात की कि क्या प्रॉब्लम हुई। तब उन्होंने बताया कि उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा। तब रतन टाटा ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कंपनी यूनियन टीम से कहा कि इन सबको बोनस मिलना चाहिए। तब यूनियन वालों ने कहा, इनका बोनस बनता नहीं है, पर अगर आप कह रहे हैं तो हम इनको बोनस दे देते हैं। यह सब देख एम्प्लॉयज़ ने रतन टाटा से कहा, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे लिए इतना ही बहुत है, हमें अब बोनस नहीं चाहिए। बाद में एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी सुविधाएं दी गई। टाटा कंपनी में नौकरी मिलना किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है, क्योंकि वह अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते हैं। इसी वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल नहीं होते। जब श्री नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने उनके पाँव छुए। यह हमारे देश की सभ्यता है। यह रतन टाटा जी के कॉम्पिटिटर होने के साथ भी इन्होंने सर रतन टाटा के पाँव छुए। रतन टाटा जी TCS चलाते हैं और ये इन्फोसिस चलाते हैं। आपस में कॉम्पिटिटर हैं। कॉम्पिटिटर भी जिनके पाँव छुए वह हैं सर रतन टाटा। उन्होंने हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दिल से दान दिया। कोविड-19 राहत के लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का फंड डोनेट किया था। एक बार एक इंटरव्यूअर ने रतन टाटा से पूछा कि आपके पास इतनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी भारत में मुकेश अंबानी आपसे ज़्यादा अमीर हैं। तब इस बात पर रतन टाटा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। वह भारत को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, पर मैं भारत को खुशहाल देश बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा। दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इनक्रेडिबल बायोग्राफी ख़त्म होती है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हेल्थी रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।